नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हुई चैनल पर। मैं त्यागी रास्ता की रम्या अमरे करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इसी कामना के साथ आज की कहानी की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले उन सभी बहनों भाइयों को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका आज हैप्पी बर्थडे है, और जिनकी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में खुशियाँ और धन दौलत बरसती रहेगी, यही प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। आज की कहानी दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज यशवंत वर्मा की है। यशवंत वर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने एक अर्जी दाखिल की और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि मिलॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर मेरी कुछ तस्वीरें हैं, उन्हें डिलीट कर दिया जाए और सब में मेरे ऊपर महाभियोग चलाने की तैयारी की जा रही है, उसे भी रोक दिया जाए। ये याचिका दिल्ली हाई कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस यशवंत वर्मा ने लगाई सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका के ऊपर 13 अगस्त को सुनवाई की और उन्होंने इस पर सुनवाई से बिल्कुल मना कर दिया, बल्कि और जस्टिस यशवंत वर्मा को फटकार लगाई। पूरा मामला क्या है बताती हूँ आपको, बस आपसे निवेदन करती हूँ प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दिखाई दे रही है इसको दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट करके मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मेरी जिंदगी की हर खुशी सिर्फ आपके साथ। जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की बेंच के न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एजी मसीही की पीठ कर रही थी। उन्होंने 12 अगस्त 2025 को सुनवाई की और उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जो फोटो आपके सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर है तो आप इतना देर से क्यों आए, और वो जो फोटो आपके डाले गए हैं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर वह मत डालते, वह डालने ही नहीं चाहिए थे आपको, और उसमें गलती किसकी है? उसमें गलती आपकी है। पूरा मामला दिल्ली हाई कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में, जो सरकारी आवास उन्हें मिला हुआ था, उनके घर के स्टोर रूम में नोटों से भरी हुई बोरियां मिली थी जली हुई अवस्था में। उनके घर में आग लग गई थी, तो जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उस आग को बुझाने गई तो वहां पर जले हुए नोटों की बोरियां थी। वह वीडियो बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उसको अपलोड भी कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति रहते हुए उनके घर में आग लगी थी 14 मार्च 2025 को। यह आग लगी, उसको बुझाया गया, दमकल की गाड़ियां आई, जो वहां पर नोटों से भरी हुई बोरियां थी उनके फोटो बना लिए गए, उनकी वीडियो बना ली गई और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उसको अपलोड कर दिया गया। 18 मार्च को इसके ऊपर जांच की गई। 20 मार्च को जांच कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में 20 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने रिपोर्ट के आधार पर वह एक संस्तुति भेज दी पीएम मोदी को और भारतीय राष्ट्रपति को। महाभियोग इनके ऊपर चलाया जाए क्योंकि इनके घर में कैश मिला है, बोरियों में भरा हुआ है इनके स्टोर रूम में। और इसी आधार पर जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से उनको ट्रांसफर करके इलाहाबाद में भेज दिया गया। इलाहाबाद के हाई कोर्ट में उनको संबद्ध कर दिया गया। जब उनको इलाहाबाद में भेजा गया तो उनका वहां पर भी विरोध किया गया। इधर जस्टिस वर्मा के विरोध में महाभियोग लाने की मांग उठी। महाभियोग की तैयारी के लिए कम से कम एक सदन में 100 और एक सदन में 50 लोगों के हस्ताक्षर कराने जरूरी थे। अब उसी के ऊपर कार्रवाई की गई है। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने के संबंध में प्रस्ताव दिया गया है। इसमें सत्ता पक्ष के सांसद रविशंकर प्रसाद, विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हस्ताक्षर है और 146 और अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर सहित एक प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा गया, जिससे उन्होंने कहा कि उन्होंने वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और 3 सदस्यों की एक समिति बनाई गई है इस पूरी घटना के ऊपर जांच करने के लिए। इस जांच समिति में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अरविंद कुमार, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनिंदर कुमार श्रीवास्तव, कर्नाटक हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बीबी आचार्य को शामिल किया गया है। और इस जांच समिति का जो अगुवाई है वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अरविंद कुमार करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि 31 जुलाई 2025 को उन्हें एक प्रस्ताव मिला था, जिसमें सत्ता पक्ष के सांसद रविशंकर प्रसाद के हस्ताक्षर थे, विपक्ष नेता राहुल गांधी के हस्ताक्षर थे और 146 सदस्यों के हस्ताक्षर किए हुए थे
वह प्रस्ताव उनको मिला है और उस प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद जस्टिस यह प्रस्ताव न्यायाधीश जांच अधिनियम 168 की धारा 3, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124(4) और अनुच्छेदों 217 और 218 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति को एक समावेदन पेश करने का प्रस्ताव मिला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यह कहा कि जो तथ्य मिले, जो साक्ष्य मिले हैं, वे एक गंभीर अपराध की तरफ इशारा कर रहे हैं और सभी को एक स्वर में बोलना चाहिए, अपनी आवाज उठानी चाहिए इसके खिलाफ। देश की जनता को यह भी संदेश देना चाहिए कि भ्रष्टाचार को कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि न्यायालय में आम आदमी का, आम जन का एक विश्वास होता है, एक श्रद्धा होती है, एक आस्था होती है कि वहां पर उसको न्याय मिलेगा और भ्रष्टाचार रहित वहां पर न्याय व्यवस्था होती है। न्याय मिलता है हर एक किसी को, कोई अमीर गरीब छोटा बड़ा कोई भी हो। जो न्यायालय होते हैं वे बेदाग चरित्र होते हैं, बौद्धिक और वित्तीय आधार पर भी। लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और इसके लिए एक जांच समिति का गठन किया गया है, जो जांच समिति इस पूरे कैश कांड की जांच करेगी और रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि उन्होंने कोई समय सीमा तय नहीं की है कि इतने समय के अंदर ही जांच समिति उनको रिपोर्ट सौंप देगी, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि जल्दी से जल्दी, अति यथाशीघ्र जांच समिति उनको रिपोर्ट सौंपेगी और रिपोर्ट मिलने के बाद में जांच समिति अगर जस्टिस यशवंत वर्मा को दोषी पाती है तो सदन प्रस्ताव को आगे बढ़ाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत होगी। जांच समिति की जैसे ही रिपोर्ट मिलेगी उसको संसद में पेश करेंगे। अगर जांच समिति जस्टिस यशवंत वर्मा को दोषी नहीं पाती है तो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी कि अब ये पूरा मैटर जो है निर्भर करता है 100% 3 सदस्यों की जांच समिति के ऊपर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अरविंद कुमार, चेन्नई हाई कोर्ट के जस्टिस और कर्नाटक हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीवास्तव हैं। प्रस्ताव मिलने के बाद सदन में बहस की जाएगी। बहस के दौरान दोषी पाए गए जस्टिस या उनके प्रतिनिधि अपना पक्ष रखेंगे, अपनी बात को रखेंगे कि उनको अधिकार दिया जाएगा अपना पक्ष रखने का। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा को यह भी कहा है कि जो सीजेआई को रिपोर्ट मिली थी उनके खिलाफ कैश कांड की, और सीजेआई ने एक जांच समिति बैठाकर उसकी संस्तुति करवाई थी और वह सही पाया गया। यह उनका अधिकार क्षेत्र था और जो उन्होंने किया वह बहुत सही किया, उनको यही करना चाहिए था। और जब भी कोई ऐसी घटना सुप्रीम कोर्ट को सीजेआई को मिलती है तो उनका कर्तव्य बनता है कि वह प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति को उसकी सूचना दे, और पूर्व सीजेआई ने यही किया। इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस विषय पर जो भी आगे अपडेट होगा आपके साथ जरूर साझा करूंगी, परंतु ये एक गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दा है, बहुत ही दुखदायी मुद्दा है कि एक जस्टिस के घर में नोटों से भरी हुई बोरियां मिलती हैं। ये नोट कौन देता है? आपको याद होगा कि एक टेकी अतुल कुमार ने सुसाइड कर लिया था। उनकी पत्नी ने उनके ऊपर 1-2 साल शादी को हुआ था और उनसे करोड़ों रुपए मांग रही थी हर महीने के एलिमनी के, और उनके ऊपर कई केस ठोक दिए थे। और वह बेंगलुरु में जॉब करते थे और उनको हर दूसरे तीसरे दिन इलाहाबाद आना पड़ता था, जौनपुर आना पड़ता था, क्योंकि उनकी वाइफ जौनपुर की थी और उन्होंने यहीं पर केस कर दिया था। और नतीजा ये हुआ कि अतुल कुमार ने सुसाइड कर लिया था, पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर, पत्नी की इतनी अनाप शनाप मनी की डिमांड से आकर। और अतुल कुमार ने महत्वपूर्ण एक अपने सुसाइड नोट में, अपने वीडियो में यह भी बताया था कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जज हैं जो केस की सुनवाई कर रही थी, उन्होंने भी अतुल कुमार से 5 लाख रुपए की डिमांड की थी कि केस अतुल कुमार के फेवर में हो जाएगा। और नतीजा ये हुआ कि अतुल कुमार ने सुसाइड कर लिया था कि वह पैसा कमाएंगे, पैसा कमाने की एक मशीन बन गए और लेकर दे देंगे अपनी पत्नी को, और उसके माता पिता उस पैसे पर ऐश करें। अतुल का घर भी उजड़ा, अतुल का घर भी बिगड़ा। तो ऐसे बहुत से घर उजड़ जाते हैं जहां न्यायालय के न्यायाधीश भी रिश्वत मांगते हैं। तो लोग ना जाने कैसे कैसे करके उधार मांगकर एक न्याय पाने के लिए रिश्वत तक इकट्ठा करके और न्यायाधीशों को देते हैं। तो ये बहुत शर्म की बात है जो न्यायाधीश ऐसे रिश्वत मांगते हैं और किसी की मौत का कारण बन जाते हैं। कोई भूखा प्यासा रहकर उधार मांगकर और न्याय पाने के लिए कीमत चुकाते हैं, जबकि न्यायालय न्याय का मंदिर है, जहाँ सभी समान है, जहाँ माथा टेकेंगे उसको न्याय मिलेगा।
क्या होता है आगे इस कैश कांड में, जो भी अपडेट होगी आपके साथ जरूर साझा